स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता लग ही गया है अब कि जब आप सेकेंड ईयर में आ गए हो तो आपने 2 कोर कोर्सेज पढ़ने हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, दैट इज़ कैम 201 थ्योरी एंड कैम 202 थ्योरी। ठीक है, लेकिन अब सेकेंड ईयर में जिन बच्चों ने मेजर केमिस्ट्री ऑप्ट किया था फर्स्ट ईयर में, वो अब सेकेंड ईयर में आके 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी पढ़ेंगे। ठीक है, और जो 2 स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज आपने पढ़ने हैं वो हैं सैक कैम 203 थ्योरी एंड सैक कैम 204 थ्योरी। ठीक है, तो इसमें भी आपका थ्योरी पेपर 70 मार्क्स का है, हर एक 30 मार्क्स की आपकी इंटरनल असेसमेंट है। ध्यान से सुनना है आपने कि आपके 2 स्किल एनहांसमेंट के पेपर होंगे, एक होगा कैम 203 थ्योरी एंड एक होगा कैम सैक 204 थ्योरी। ठीक है, तो 2 अलग अलग पेपर होंगे, 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज में आपके प्रैक्टिकल्स नहीं होंगे। ठीक है, तो स्किल एनहांसमेंट कोर्स का जो पेपर है दैट इज़ सैक कैम 203 थ्योरी विच इज़ बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आपके साथ। बेसिक एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो फर्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, दैट इज़ व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो जस्ट सिंपल सी लैंग्वेज में अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो आप सिंपल सा ये बोलोगे कि जब भी हम किसी केमिकल सब्सटेंस को एनालाइज करते हैं, जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करते हैं, तो हमें सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज़ इट, ये कौन सा कंपाउंड है, इसमें जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, जिन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से ये कंपाउंड बना है या ये केमिकल सब्सटेंस बना है, वो कौन कौन से हैं और उनको मैं किस मेथड से सेपरेट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मतलब बोलने का कि जब भी मैं किसी कंपाउंड को एनालाइज करूँगी तो सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ इट। ठीक है, और फिर दूसरी चीज़ मुझे जो पता होनी चाहिए वो ये पता होना चाहिए कि हाउ मच इज़ इट, कि जो जो एलिमेंट्स इस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं, ये कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बना है उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, उनका रिलेटिव अमाउंट क्या है। तो सिंपल सी टर्म्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप 2 चीज़ों के साथ मेनली डील करते हो। एक है व्हाट इज़ इट, जब आप किसी केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करते हो व्हाट इज़ इट, और दूसरा हाउ मच इज़ इट। ठीक है, तो वो है एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री? एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the theory and techniques of methods used for separation, identification and determination of the relative amount of chemical components in a given substance। मतलब अगर सिंपल सी टर्म्स में बोलना है तो आप बोलोगे इट इज़ कंसर्न्ड विद द केमिकल करेक्टराइजेशन ऑफ द मैटर। ठीक है, तो मतलब जब आप एनालिटिकल केमिस्ट्री स्टडी करोगे तो आप 2 ब्रांचेस होती हैं इसकी फर्दर। फर्स्ट इज व्हाट इज इट एंड सेकेंड इज हाउ मच इज इट। व्हाट इज इट मीन्स केमिकल आइडेंटिटी ऑफ ए सब्सटेंस एंड हाउ मच इज इट मीन्स इट्स कंपोजिशन। ठीक है, तो इसका मतलब एनालिटिकल केमिस्ट्री को आप 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हो। फर्स्ट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये जो टर्म है व्हाट इज इट, ये है क्वालिटेटिव एनालिसिस that deals with the chemical identification of a substance. It deals with what elements, ions or compounds are present in the given sample. तो ये चीज़ क्या है? What is it? तो जब भी हम किसी केमिकल कंपाउंड को एनालाइज करेंगे तो पहला है क्वालिटेटिव एनालिसिस और सेकंड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस मीन्स हाउ मच इज इट, राइट। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस इज इट डील्स विद द रिलेटिव अमाउंट ऑफ 1 और मोर कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सैंपल, कि उनका अमाउंट क्या क्या है उस सैंपल में, वो हम स्टडी करेंगे क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो जो कंपोनेंट डिटरमिन किया जाता है दैट इज कॉल्ड एनालाइट। एनालाइट की अगर कंसंट्रेशन मोर देन 1% है तो वो मेजर कंस्टिट्यूएंट बनता है, अगर 0.01 to 1% है तो वो माइनर कंस्टिट्यूएंट बनता है, और अगर लेस देन 0.01% है तो वो ट्रेस कंस्टिट्यूएंट बनता है।
ठीक है। तो अब आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि एनालिटिकल केमिस्ट्री में आप दो ब्रांचेस लेंगे, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस, एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस में कंपाउंड क्या है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में जो एलिमेंट्स आयंस उस कंपाउंड में प्रेजेंट हैं उनका अमाउंट क्या है, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, राइट। नाउ नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आपने ध्यान रखना है साइंस की कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जहां एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ ना हो, और इसी रीज़न से हम ये बोलते हैं कि एनालिटिकल केमिस्ट्री की होती है इंटरडिसिप्लिनरी नेचर। तो अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस, जिसमें हम देखेंगे इंटरडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। दैट इज analytical chemistry plays important role in almost all branches of science, whether physics, biology, medicine, geology, agriculture, environment, industries, etc. मतलब कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जहां एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ ना हो। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ एप्लीकेशंस एनालिटिकल केमिस्ट्री के, ठीक है। तो जो सबसे पहली एप्लीकेशन हमने डिस्कस करनी है एनालिटिकल केमिस्ट्री की वो है इन एग्रीकल्चर। स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्रीकल्चर में एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्या यूज़ है, ठीक है। सबको पता है जो आपके फार्मर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। अब फर्टिलाइज़र्स में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाशियम प्रेजेंट होते हैं। इन एलिमेंट्स का किसी फर्टिलाइज़र में कितना कंटेंट है वो किससे डिटरमिन करेंगे आप, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। सिमिलरली एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ फूड में भी होता है। फूड में मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स फूड के क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स, ठीक है। सबको पता है ये मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है फूड के। किसी फूड की क्वालिटी या क्वांटिटी, मतलब किसी फूड में कितना इनका कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट है या क्या उस फूड की क्वालिटी है, दैट कैन बी डिटरमिन्ड बाय एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स। किसी फूड की कैलोरीफिक वैल्यू भी एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक से ही डिटरमिन की जाती हैं। सिमिलरली फूड में कंटामिनेट्स प्रेजेंट होते हैं जिनको आप पेस्टिसाइड्स बोलते हो, उनका अमाउंट भी टेक्निक्स ऑफ केमिकल एनालिटिकल केमिस्ट्री से ही डिटरमिन किया जाता है। नेक्स्ट यूज इज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में द क्वालिटी ऑफ ड्रग इज टेस्टेड एंड कंट्रोल्ड, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। सिमिलरली इन मेडिसिन्स, अगर मेडिसिन्स में बात करूं तो आपको सबको पता है जब भी किसी डिजीज़ को डायग्नोज किया जाता है तो जनरली आपको सैंपल मांगा जाता है ब्लड का या यूरिन का। तो ये जो एनालिसिस ऑफ मिलियंस ऑफ ब्लड एंड यूरिन सैंपल टू डायग्नोज अ डिजीज़, इसकी जो टेक्निक्स हैं वो भी क्या हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स। सिमिलरली इन मेटलर्जी में भी इसका यूज़ है, दैट इज़ एनालिसिस ऑफ स्टील कि डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर क्या है उसका, उसकी हार्डनेस कितनी है, उसकी रेजिस्टेंस कोरोशन के लिए कितनी है, उसकी क्वालिटी कितनी है, क्या है, तो वो भी आप एनालिटिकल टेक्निक से निकालते हो। सिमिलरली एप्लीकेशन इज इन एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस मीन्स एनालिसिस ऑफ एयर, वाटर, सॉइल। जब आप करते हो किस लिए करते हो, सपोज करो आपने लेवल ऑफ पोल्यूशन डिटरमिन करना है एयर में, वाटर में या सॉइल में, तो विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। सिमिलरली इन जियोलॉजिकल साइंस में भी यू कैन सी, जियोलॉजिकल साइंस में भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ है। जियोलॉजिकल साइंस में कंपोजिशन ऑफ रॉक एंड सॉइल या एज ऑफ रॉक एंड फॉसिल्स दैट कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल टेक्निक्स। सिमिलरली एनालिटिकल टेक्निक्स का नो डाउट यूज़ आर्कियोलॉजी में भी है, मटेरियल साइंस में भी है। मटेरियल साइंस मीन्स जैसे आप सेमीकंडक्टर्स की कंस्ट्रक्शन करते हो तो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री कि क्या होती है एनालिटिकल केमिस्ट्री और क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, जहाँ पे आपने देख लिया कि हर एक फील्ड में एनालिटिकल केमिस्ट्री का यूज़ है, दैट मीन्स इट हैज़ इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, ठीक है, राइट। तो नेक्स्ट अब जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़, अब आपके पास है
क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आई थिंक अब आपको ये क्लियर हो चुका है कि व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड व्हाट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो मैं अगर रिपीट करती हूँ फटाफट से इसको, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स डिटेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सब्सटेंस, कि उस सब्सटेंस में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट्स हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट इज इट, राइट। या बोल सकते हो क्वालिटेटिव एनालिसिस मीन्स डिटेक्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सब्सटेंस या आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ए सब्सटेंस, राइट। और दूसरा फील्ड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जिसमें आप देखते हो कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स हाउ मच, कि वो जो कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट थे वो कौन थे, वो आपने क्वालिटेटिव में देख लिया, और उनका अमाउंट कितना है वो आप क्वांटिटेटिव में देखोगे, राइट। तो आपने जब एक बार पता लगा दिया क्वालिटेटिव एनालिसिस से कि कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, फिर आपने करनी है उनकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस के क्या स्टेप्स हैं। फर्स्ट आप उसको मेथड ऑफ एनालिसिस सिलेक्ट करोगे। ठीक है, पहला है सिलेक्ट मेथड ऑफ एनालिसिस। सेकंड आप सैम्पलिंग करोगे। तीसरा आप डेसोल्यूशन ऑफ सैंपल करोगे, सॉल्वेंट जो भी चाहिए आपको। फिर चेंजिंग द एनालाइट इनटू फॉर्म सुटेबल फॉर मेजरमेंट, कि जो आप कंस्टिट्यूएंट डिटर्मिन कर लिया आपने विच इज़ एनालाइट, उसको आपने उसके लिए आपने कौन सा मेथड उसके लिए सुटेबल है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने मेजरमेंट कर ली, और फिफ्थ कैरिंग आउट मेजरमेंट, और सिक्स्थ हो गया कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द मेजरमेंट। तो ये स्टेप्स हैं जो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस में फॉलो करते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया मेथड, दैट इज सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ एनालिसिस। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, आप कोई भी मेथड सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप क्लासिकल मेथड ले लो। क्लासिकल मेथड में आप ग्रेविमेट्रिक मेथड ले लेते हो या टाइट्रीमेट्री मेथड ले लेते हो, राइट, जो आपने टाइट्रेशंस में देखा है। इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में आप कोई और मेथड ले लेते हो, जैसे क्लोरीमेट्री हो गया, वोल्टामेट्री हो गया, क्रोमेटोग्राफी हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एटसेट्रा। ये सारे वो मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से आप एनालिटिकल केमिस्ट्री को स्टडी कर सकते हो, किसी कंपाउंड की कंपोजिशन को स्टडी कर सकते हो। तो ये एनालिसिस के मेथड हैं, जैसे आपने ले लिया कैलोरीमेट्री, कलरीमेट्री, वोल्टामेट्री, क्रोमेटोग्राफी, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री एटसेट्रा, राइट। ये आपने मेथड सेलेक्ट कर दिए। उसके बाद जो नेक्स्ट होता है आपका दैट इज सैम्पलिंग, जो मैं पहले बता चुकी हूँ सैम्पलिंग। पहले आपने मेथड ऑफ एनालिसिस सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट आ गया आपका सैम्पलिंग। ठीक है, तो मेथड ऑफ एनालिसिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस, आपने ये कुछ नहीं देखना, आपने सिर्फ सैम्पलिंग से देखना है आपने। अब हम बात करेंगे सैम्पलिंग की कि क्या होती है सैम्पलिंग। ठीक है, तो सैम्पलिंग इज़ नथिंग, सैम्पलिंग इज़ वेरी सिंपल। सैम्पलिंग को आप किस तरह से समझोगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि आपने किसी वाटर बॉडी में, वो वाटर बॉडी कोई भी हो सकता है, वो ओशन भी हो सकता है, वो लेक भी हो सकता है, वो रिवर भी हो सकता है, वो पॉन्ड भी हो सकता है। आपने किसी वाटर बॉडी में वाटर का पोल्यूशन का लेवल स्टडी करना है। ठीक है, तो अब क्या होगा, अगर मैंने किसी वाटर बॉडी में पोल्यूशन का लेवल स्टडी करना है, तो ऐसा तो नहीं है मैं पूरे वाटर बॉडी को लूँगी। ठीक है, मैं उसका एक सैंपल लूँगी। ठीक है, तो वो जो सैंपल लेना है मैंने, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि जो भी सैंपल मैंने लेना है उसमें जितना भी बल्क है उसके सारे कंस्टिट्यूएंट्स उस सैंपल में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, उसमें भी उन कंस्टिट्यूएंट्स का वही फ्रैक्शन होना चाहिए जो पूरे बल्क में प्रेजेंट है। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग इज नथिंग, इट इज़ द एनालिसिस, केमिकल एनालिसिस इज परफॉर्म्ड ऑन वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द मटेरियल अंडर स्टडी, कि हम बहुत बड़ा पोर्शन नहीं लेते जब हम एनालिसिस करते हैं, हम मिलीमीटर में लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग द फ्रैक्शन representing all the components and their amounts are contained in bulk. Repeat कर रही हूँ, the process of acquiring the fraction representing all the components and their amounts as contained in the bulk sample is called sampling। वही चीज़ कि आपने जो प्रोसेस है फ्रैक्शन एक्वायर करने का, कि वो सैंपल आपने लेना है उसमें वो सारे कंपोनेंट्स हों जो बल्क में प्रेजेंट हैं, तो दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। द सैंपल रिप्रेजेंटिंग द होल ऑफ द बल्क मटेरियल इज कॉल्ड ग्रॉस सैंपल। तो जो सैंपल आप ले रहे हो जो पूरे बल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो छोटा सा सैंपल जो पूरे बल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ग्रॉस सैंपल। नाउ ग्रॉस सैंपल कैन बी होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस।
ध्यान रखना है। जैसे क्लिनिकल लैब्स में आपको आप यूरिन का सैंपल लेते हो या ब्लड का सैंपल लेते हो, तो वो बिल्कुल सिंपल होती है उससे एनालिसिस, क्योंकि वो होमोजीनियस होते हैं। एनालिसिस इज डन इजीली बाय टेकिंग अ फ्यू ड्रॉप्स, ठीक है। आप इजीली एनालाइज कर सकते हो जो भी आपने एनालाइज करना है उस ब्लड सैंपल से या यूरिन सैंपल से। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आपने एक ऐसा मटेरियल ले लिया जो लार्ज हो, ठीक है, द व्हेन मटेरियल इज लार्ज और हेटेरोजीनियस, तो प्रॉब्लम आती है, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन द सैंपल। तो मतलब होमोजीनियस अगर आपका मटेरियल है तो देर इज़ नो डिफिकल्टी इन टेकिंग द सैंपल, क्योंकि कंपोजिशन बराबर है पूरे उसमें, तो आप थोड़ा सा पोर्शन ले लो, दैट विल बी सैंपल। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब सैंपल हेटेरोजीनियस हो। जैसे फॉर एग्जांपल सैम्पलिंग ऑफ कोल करनी है आपने, तो कोल की सैम्पलिंग कैसे करनी है आपने, लार्ज पोर्शन ऑफ द कोल इज सिलेक्टेड एज ग्रॉस सैंपल। इस केस में आपको लार्ज पोर्शन को सिलेक्ट करना है एज ग्रॉस सैंपल विच इज़ नॉट होमोजीनियस, राइट। ग्रॉस सैंपल इज क्रश्ड, आपने बहुत बड़ा पोर्शन ले लिया, फिर उसको आपने क्रश करना है इनटू स्मॉल पीसेस ताकि उसका एक फाइन पाउडर बन जाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद जब एक बार फाइन पाउडर उसका बन गया तो कंपोजिशन ओवरऑल उसकी कांस्टेंट हो गई, होमोजीनियस बन चुका है वो अब, फिर आप उसकी करोगे एनालिसिस। तो वो सैंपल ले लिया आपने और फिर आपने उसके एनालिसिस कर ली। इसका बोलने का मतलब है कि ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट सैंपल आपका सॉलिड भी हो सकता है, जैसे हमने कोल की बात की, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। लिक्विड में फिर वही चीज़ है, अगर तो होमोजीनियस है तो ईजिली हो जाएगी सैम्पलिंग, ईजिली आप सैंपल ले लोगे, ईजिली एनालिसिस हो जाएगी। लेकिन अगर हेटेरोजीनियस है तो आपको सैंपल जो लेना पड़ेगा वो लेना पड़ेगा एट डिफरेंट लोकेशंस एट डिफरेंट डेप्थ्स। वही कि अगर आपने वाटर बॉडी में पोल्यूशन का लेवल स्टडी करना है और आपका जो वाटर बॉडी है उसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो हेटेरोजीनियस प्रेजेंट हैं, तो आपको डिफरेंट लोकेशंस में डिफरेंट डेप्थ्स में जाके सैंपल लेना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फिर उसको आप होमोजीनियस बना सको और फिर आप उसकी एनालिसिस कर सको। गैसेज में जैसे एयर है, सबको पता है एयर इज़ अ कम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एंड गैसेस, ठीक है। एयर एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है पर्टिकुलेट मैटर एंड गैसेस का। तो मतलब बोलने का कि हेटेरोजीनियस है। तो कंपोजिशन वेरी विद लोकेशन, टेम्परेचर, विंड एंड रेन, इस सेंस में ही हेटेरोजीनियस है, क्योंकि जो एयर की कंपोजिशन है वो वेरी करेगी लोकेशन के साथ, टेम्परेचर के साथ, विंड के साथ एंड रेन के साथ। तो आप क्या करोगे, सैंपल ऑफ एयर लोगे, उसको पास करोगे थ्रू फाइन फिल्टर्स। सैंपल ऑफ एयर इज पास्ड थ्रू फाइन फिल्टर्स टू आइसोलेट पर्टिकुलेट मैटर, और फिर आप करोगे उसकी केमिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये है सैम्पलिंग। तो बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स में सैंपल एक्वायर करना, दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग। लेकिन कंडीशन क्या है कि सैम्पलिंग जब आप करते हो तो जो सैंपल आप ले रहे हो उसमें वही कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, उनकी कंपोजिशन उतनी ही होनी चाहिए जितनी पूरे बल्क में प्रेजेंट है। तो बहुत कम अमाउंट में सैंपल लिया जाता है एंड दैट इज कॉल्ड सैम्पलिंग, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट जो आपका फर्स्ट यूनिट है, दैट इज इंट्रोडक्शन एंड सैम्पलिंग, राइट। तो ये आप देख लेना। अब आपने अलग से दोबारा से एक और नोटबुक लगानी है जो आपकी स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज की नोटबुक होगी, और उसके लिए आपने स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज के लिए अलग से नोटबुक लगानी है, एटलीस्ट मेरे वाले बुक के लिए। तो आपने इस पेपर के भी उसी तरह से नोट्स बनाने हैं प्रॉपर, और ये नोट्स आपके एंड में चेक किए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थैंक यू।